आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपनी एक एक एकेडमी महोबा में। आप लोगों ने देखा है, पहला हमारा पार्ट 1 आ चुका है, उसको ज़रूर देखें। ये पार्ट 2 है आपके लिए, वर्णमाला का पार्ट 2 चल रहा है आज। पहले कुछ देखेंगे हम जो हमारे छूट गए थे, बोलने के क्रम से लेकर के स्वर के थे, ठीक है, उसको देखेंगे आज। पहले नंबर पर स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे, उच्चारण स्थान देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो कल थोड़ा सा वीडियो कट गया था, इसलिए हम दोबारा आज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आ और आ को देखेंगे, और छोटी ई और बड़ी ई को देखेंगे। छोटा ऊ आएगा, फिर बड़ा ऊ, फिर आपका ऋषि आएगा, फिर ए और अ आएगा, ओ और औ आएगा, अंग। अंग और अहा को हम साइड में लिखते हुए हैं, अंग और अहा को हम दोनों को साइड में लिखते हैं। सबसे पहले हमने आपको एक ट्रिक बता दी थी, KTM 2। इससे आपका एक उच्चारण स्थान का सही क्रम है। कैसे हो जाएगा आपका कंठ, कंठ हो जाएगा। टी से आपका तालु हो जाएगा। हमने आपको कल की वीडियो पार्ट 1 में भी बताया है, तालु किसे कहते हैं, कंठ किसे कहते हैं, उसको जरूर देख लेना एक बार। इसके बाद मूर्धा आती है, मूर्धा आएगी। इसके बाद आपका दंत आता है, इसी के बाद आपका ओष्ठ आता है, ठीक है। ये आपका सही क्रम है बोलने का। यहाँ से आप कंठ से शुरू करेंगे, कंठ के ऊपर आपकी जीभ जब ऊपर लग जाए तो उसे तालु कहते हैं। फिर आपकी जीभ नीचे लगेगी जीभ, तो आप उसे मूर्धा कहेंगे। और दंत आपका, जब जीभ आपकी दंत में लग जाए बोलते समय कोई भी वर्ण, तो वहाँ पर आपका दंत होगा, ठीक है। और ओष्ठ में आपके दोनों होंठ काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन इसमें देखते हैं। देखो, इसमें ट्रिक कोई नहीं लगती है, केटी तक चलता है ओनली। पहले आ और आहा को अपन किससे बोलेंगे, कंठ से बोलेंगे, ठीक है। फिर ई से आपको ई और ई दोनों क्या बोलेंगे आप, तालु से बोलेंगे। फिर आपका ऊ, बोल के देखो एक बार, ऊ आपके दोनों होंठ लगेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये आपका ओठ से हो जाएगा, किससे, ओठ से। बस 3 ही याद रखने हैं अपन को, बाकी याद हो जाएंगे। ऋषि होते हैं, ऋषि में कौन कौन सा, जैसे हमने ऐसा लिखा ऋषि, ठीक है। तो ऋषि में आपका रा होता है और आपका जे वाला भी होता है। तो ये सभी क्या आते हैं, मूर्धा। मूर्धा से कैसे याद रखोगे, ऋषि मुनियों की क्या होती है, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, इसलिए क्या होता है ऋषि। ऋषि और जे वाला सा और रा, ये तीनों किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से। अभी हम स्वर देख रहे हैं ओनली बोलने के लिए। फिर आपका आएगा ए आई। तो पहले नंबर पर और दूसरा नंबर वाला मिला देना है, क्योंकि ये दो से मिलकर बनते हैं। पहली बात तो देखना है कंठ, कंठ और प्लस के तालु, कंठ और तालु लिखेंगे, ठीक है। इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य के नाम से भी जान सकते हैं, कंठ तालव्य, ठीक है। इसको या तो आपको ऑप्शन कंठ प्लस तालु मिलेगा, या आपको ऑप्शन कंठ तालव्य मिल जाएगा। फिर ओ औ की बारी आती है। अपन को हमने बताया है इनको 3 को याद रखना है, बाकी इसको हमने ट्रिक से बता दिया है कि ऋषि मुनियों की मूछें होती है, मुंह से मूर्धा होता है, ठीक है। अपन को तो याद रखना है, पहले कंठ होता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर ओष्ठ आएगा सीधे, ठीक है। तो अपन ए आई को पहले मिलाया है, पहले को दूसरे से, ठीक है। जब ओ औ लिखेंगे तो पहले को तीसरे से मिला देंगे अब, ठीक है। कंठ प्लस के ओष्ठ से, कंठ प्लस के ओष्ठ, ये आपका तीसरे से हो जाएगा। बाकी आपके जो दो है, इन दोनों का नाम कहते हैं अयोग वाह, अयोग वाह कहते हैं इन दोनों को। क्वेश्चन आता है, बताइए हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह स्वर कौन कौन से होते हैं, तो 2 होते हैं ओनली, अंग और आहा। अब इसको कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसको नाम कहते हैं अनुस्वर, अनुस्वर इसको कहते हैं। जहां पर 2 बिंदी लगती हैं बाद में, उसको कहते हैं विसर्ग, ठीक है। इसको कहते हैं विसर्ग, इसका नाम क्या है, अनुस्वर, ठीक है, या अनुनासिक,
अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक। ठीक, इसको बोलते कहाँ से है, बोलने का क्रम, बोलने का स्थान। ठीक है, बोलने का स्थान क्या है आपका, नासिक हो जाएगा। नासिक का मतलब नाक से, एक बार नाक दबा करके बोलेंगे, यदि नाक पर जोर पड़ता है किसी भी शब्द को बोलते समय तो हम क्या करेंगे, उसको नासिक कह देंगे। ठीक है, अंग और आहा, आहा आपका विसर्ग होता है और होता है कंठा, जिसे अपन कंठ के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई हुई। अब चलो चलते हैं हम इसके आगे, और इसके आगे जीभ के आधार पर भी होते हैं, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं कि जीभ के आधार पर, ये तो उच्चारण स्थान है। ठीक है, याद हो गया होगा आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसको नोट कर लेना है। KTM 2 ये आपका सही क्रम है, लेकिन जब बोला जाता है तो ऐसे बोला जाता है। बाकी इसमें ट्रिक नहीं लगती है, इसमें हमने जो ट्रिक बताई है इसी को याद रखना, इससे तुम्हारे अंग और आहा तक क्लियर रहेंगे पूरे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं स्वरों का वर्गीकरण जीभ के। हम देखेंगे नंबर 1, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, क्या होगा, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर आपका वर्गीकरण होगा। ये कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से स्वरों का। ठीक है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं अपन। 3 प्रकार होते हैं। एक आपका नंबर 1 आपका अग्रस्वर हो जाएगा। अग्रस्वर, इनको परीक्षा में हर हाल में पूछता है, बताइए अग्रस्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है और पश्च स्वर कौन सा है। आपका क्या हो जाएगा, नंबर 2 पर मध्य स्वर, नंबर 2 पर मध्य स्वर हो जाएगा, अग्रस्वर हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा। आपका नंबर 3 पर आएगा पश्च स्वर, पश्च स्वर। नंबर 3 पर आपका पश्च स्वर आ जाएगा। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब चलो देखते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर की डेफिनेशन क्या कहती है। नंबर 1 डालेंगे अग्रस्वर, अग्रस्वर डालेंगे, इसमें लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण, उच्चारण जीभ के, जीभ के, जीभ के अग्रभाग, अग्र का मतलब आगे वाला भाग, अग्रभाग, अग्रभाग से होता है, होता है, उन्हें, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे, आपकी छोटी ई आएगी और बड़ी ई आएगी और आपकी ए आएगा और ऐ आएगा, ये 4 आएंगे। ठीक है, अग्रस्वर में कौन कौन से, ई और ए। ठीक है, नंबर दूसरी हेडिंग डालते हैं। आपने लिख लिया होगा अग्रस्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग या आगे वाले भाग, ठीक है, उसको लिखते हैं अग्रभाग से होता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कम पूछी जाती है, आपके जे जरूर पूछे जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा अग्रस्वर है, कौन सा मध्य स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। चलो अब चलते हैं अपन मध्य स्वर की ओर। दूसरी हेडिंग है अपनी मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच होता है। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के, जीभ के बीच, बीच, ठीक है, या कह सकते हैं मध्य से, बीच न कर करके मध्य से अच्छा लगेगा, मध्य से होता है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर, मध्य स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे अपना, इसमें आपका आ जाएगा, ओनली आ। कौन सा आएगा, ओनली एक वर्ण आएगा, वो भी छोटा आ आएगा, ये आपका मध्य स्वर हो जाएगा। अपन चलते हैं अब पश्च स्वर के ऊपर। पश्च स्वर, नंबर 3 हेडिंग डालेंगे
नंबर 3 में लिखा है पश्च स्वर, पश्च का मतलब पीछे वाला। नंबर 3 डालेंगे, इसमें लिखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर में लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग, पश्च का मतलब पीछे वाला, पश्च भाग से होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। अपन ने क्या हुआ कि आ गया अपना इसमें, लेकिन इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आ चुका है तो बड़ा आ ले लेंगे, ठीक है। इसमें पहले वाले में क्या था, ई आ गई थी, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊ आ जाएगा। और ए आई भी हो गए थे, ओ आओ आ जाएंगे, ओ और आओ आ जाएंगे, बस इसमें जे मिटा लेना है, ठीक है। पश्च स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, आपके 4 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर अपनी नई हेडिंग है। नंबर 2 डालेंगे, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। बाकी हम व्यंजनों में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें बता देंगे, ताकि आप बोल के भी निकाल सकते हो और ट्रिक से भी लगा सकते हो। लेकिन हमने जो बताया है इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए ट्रिक क्या बना सकते हो, कोई नहीं बना सकता, ठीक है। और भाई बनती है तो बना सकते हो भाई, हमसे नहीं बनती है पर, ठीक है ना, हमने पढ़ी है आज तक आपकी। इसके बाद हम देखते हैं अगला, अगली हेडिंग क्या है आपकी। अगली हेडिंग है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार, मुख द्वार, मुख द्वार, मुख द्वार का मतलब मुंह से, ठीक है। ये नहीं कि मुख द्वार मतलब मुख दरवाजा नहीं है, आधार पर, ठीक है। मुख का दरवाजा खुलने के आधार पर, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। आप लोग देखते रहोगे, आपके लिए पार्ट टू पार्ट मैं पूरी हिंदी का स्पेशल बना दूंगा, और आपके लिए एक रीजनिंग का भी कल लेकर आऊंगा, देखते रहिएगा आप। नंबर 1, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या या प्रकार कह सकते हो, तो 4 प्रकार के होते हैं। इसको भी देख लेते हैं, 4 प्रकार कौन कौन से हैं आपके। नंबर 1 डालेंगे संवृत्त, संवृत्त स्वर। नंबर दूसरा है अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, ठीक है, अर्ध संवृत्त स्वर। नंबर 3 विवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर। नंबर 4 आपका अर्ध अर्ध विवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त, विवृत्त, अर्ध विवृत्त स्वर। कौन कौन से होते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों की, स्वरों के प्रकार, सॉरी, स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार के। संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर। इसकी हेडिंग डालेंगे नंबर 1 संवृत्त स्वर। नंबर 1 क्या डालेंगे आपकी संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर में आपकी लिखेंगे आप, संवृत्त स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में मुंह, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग, लगभग बंद रहता है, बंद रहता है। ओनली इतनी ही डेफिनेशन रखनी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती
ओनली पूछा जाता है कौन सा समृद्ध स्वर है। ठीक है, तो समृद्ध स्वर में आपके 4 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? छोटी ई आएगी, बड़ी ई आएगी, छोटा ऊ आएगा और बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मोहे मोहे लगभग क्या रहता है? बंद रहता है। ठीक है, इनको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। ठीक है, हमने बता दिया है कि इनको याद ही रखना पड़ेगा, इनकी डेफिनेशन जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि बताइए समृद्ध स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं। फिर देखेंगे अर्ध समृद्ध स्वर, दूसरी हेडिंग है अर्ध समृद्ध स्वर। दूसरी हेडिंग है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अर्ध समृद्ध स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। आधा खुलता है क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, इन्हें कहते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, इसमें आपके 2 ही आते हैं, ए और ओ आते हैं। कौन से आते हैं? 2 ही आते हैं, एक ए हो जाएगा, एक ओ हो जाएगा, बस 2 आते हैं। अर्ध समृद्ध में 2 ही आते हैं आपके, ए और ओ। अपना पहला निपट गया, दूसरा निपट गया। अब चलते हैं विव्रत स्वर के ऊपर। विव्रत स्वर, इसको मिटाते हैं। अब नंबर तीसरी हेडिंग डालेंगे विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, तीसरी हेडिंग है आपकी विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। मुख द्वार पूरा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। पूरा खुलता है, उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। इसमें आता है ओनली एक वर्ण। वर्ण कौन सा आता है? बड़ा आ आता है। ठीक है, इसमें कौन सा आता है? बड़ा आ आता है। आप नोट बनाते चलिए, मैं आपको पूरी हिंदी यूट्यूब पर दूंगा। ठीक है, इसके पहले रीजनिंग भी दूंगा, मैथ का चैप्टर भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें और शेयर कर दें। विव्रत स्वर हो गए। अब आ गए आपके अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। अर्ध विव्रत स्वर, नंबर चौथी हेडिंग है आपकी अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर। बच्चों शोर नहीं मचाते। ठीक है, शांति से बैठो। कोई कंफ्यूजन बताओ? शांति से बैठो। अर्ध विव्रत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। मुख द्वार आधा खुलता है। मुख द्वार आधा खुलता है। आधा खुलता है। आधा खुलता है, उन्हें अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं।
उन्हें अर्धविभ्रत स्वर कहते हैं। आपका इसमें अभी आएंगे 4। छोटा आ जाएगा, ए आ जाएगा, और आपका औ आ जाएगा, और आपका आ भी आ सकता है। ठीक है, ये होता नहीं है पर आ भी सकता है इसमें। ठीक है, इसमें भी 4 होते हैं। अर्धविभ्रत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविभ्रत स्वर कहते हैं। आ, ए, औ और आ। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है। और इसके पहले अपन ने जीभ के आधार पर 3 प्रकार के थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 सीखे थे। इसके बाद अपन चलेंगे होंठ की स्थिति के आधार पर। किसकी स्थिति पर? होंठ की स्थिति पर। जैसे कह सकते हो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठ की स्थिति के आधार पर ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? ओठ की स्थिति के आधार पर एक होता है, 2 प्रकार के होते हैं, आवृत्तिमुखी और वृत्तमुखी। कौन से होते हैं? आवृत्तिमुखी, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर 1 आवृत्तिमुखी, ठीक है, आवृत्तिमुखी, और आपका वृत्तमुखी। नंबर 2 होता है आपका वृत्तमुखी। 2 होते हैं, आवृत्तिमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तिमुखी हेडिंग डालेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में, इसमें लिखो जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते। आवृत्तिमुखी में क्या होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते उन्हें आवृत्तिमुखी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आवृत्तिमुखी कहते हैं। आवृत्तिमुखी। इसमें कौन कौन से आएगा? छोटा आ आएगा, बड़ा आ आएगा, ई आएगा, बड़ी ई आएगा, ए और आए, इतने आएंगे इसमें। ठीक है, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आए, इसमें कितने आएंगे? 5 स्वर इसमें आ जाएंगे। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते उन्हें आवृत्तिमुखी कहते हैं। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और आए आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी हेडिंग पर। नंबर दूसरा है आपका वृत्तमुखी। वृत्तमुखी की डेफिनेशन लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं, होंठ गोलाकार होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृत्तमुखी कहते हैं। उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। देखो अब जे निपट चुके हैं, अब वृत्तमुखी अपन यहीं से निकाल सकते हैं। छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, तो अपन क्या लिखेंगे? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, इसी के हिसाब से निकाल लोगे। या तो फिर इनको याद रखना या इनको याद रखना, 2 में से एक को याद रखना, एक अपने आप निकल आएगा। क्योंकि स्वर को लेते समय ऋषि और अंग आहा को बिल्कुल नहीं लेना है, बाकी सभी को लेना है हमें। ठीक है, गर्मी भी एक तो बहुत है। और क्या आएगा? ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। और आपका आ भी कह सकते हो। ठीक है, और आपका आ भी आ सकता है। ठीक है, इसको या तो फिर इसको याद रखो, इन 4 को याद रखो तो वो वाले याद रहेंगे आवृत्तिमुखी वाले, या वृत्तमुखी को याद रखो
तो आवृत्तिमुखी वाले। कोई भी याद रख लो, लेकिन एक याद रखोगे तो दोनों याद रहेंगे। इसके आगे हम चलते हैं। हवा के नाक और मुंह के आधार पर, हवा के नाक और मुंह के निकलने के आधार पर। लास्ट देखेंगे हवा और नाक के मुंह के आधार पर। फिर कल से आपके पार्ट 3 में आपके व्यंजन चलेंगे। ठीक है, एक लास्ट बचा है हवा के नाक और मुंह के, हवा का नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर। देखो, जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये तुम्हें बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, हकीकत यही है जो परम सत्य है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आवृत्तिमुखी, वृत्तमुखी, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, यहीं से पूछा जाता है। डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि होंठ की स्थिति के आधार पर बताइए या फिर किसी के आधार पर बताइए। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी। हवा का नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर, ये कितने होते हैं? ओनली 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुनासिक, एक होता है निरनुनासिक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बालन, बताओ तुम। अनुनासिक और निरनुनासिक। हाँ, एक होता है अनुनासिक, एक होता है निरनुनासिक, एक होता है अनुनासिक, एक होता है इसका विपरीत निरनुनासिक। ठीक है, पहले अनुनासिक की डेफिनेशन समझेंगे हम। अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में लिखेंगे डेफिनेशन, जिन स्वरों के उच्चारण में डेफिनेशन लिख रहे हो ना? हाँ लिखो। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा के साथ, मुंह के साथ, हाँ मुंह के साथ, नाक से भी हवा निकले। ठीक है, हवा निकले, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे हम किसी भी वर्ण में लिखते हैं, हम कहीं चांद बिंदी लगा दें, आ में लगा दें या आ में लगा दें, ठीक है, और ऊ में भी लगा सकते हैं। कहीं भी अगर चांद बिंदी दिखेंगे वो क्या होंगे? अनुनासिक। ठीक है, वो क्या होंगे? अनुनासिक। दूसरी हेडिंग डालो, निरनुनासिक। दूसरी हेडिंग कहती है निरनुनासिक। निर, जहां पर क्या होता है अनुनासिक के बाद निरनुनासिक, मतलब ये इसका क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा है यदि सत्य और असत्य, ठीक है, तो अनुनासिक और निरनुनासिक इसका क्या होगा? विपरीत हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में, हाँ विलोम भी कह सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, विलोम भी कह सकते हो, बिल्कुल विलोम है इसका जी। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। निरनुनासिक कहते हैं। इसमें आपका कोई भी आ सकता है, छोटा आ, 3 आते हैं इसमें, छोटा आ आएगा,
बड़ा आ जाएगा, ठीक है, छोटी ई आ जाएगा, ये आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आ सकता है, लेकिन क्या होगा, चांद बिंदी वाला नहीं आएगा। जितने भी चांद बिंदी वाले आएंगे वो किस में जाएंगे, अनुनासिक में जाएंगे, हाँ, ठीक है। और इनका निम्नासिक को और क्या कहते हैं, मौखिक स्वर भी कहते हैं। क्या दूसरा नाम क्या है, मौखिक स्वर। इनका दूसरा नाम क्या है, मौखिक स्वर। आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता होगा, पर परम सत्य यही है कि जब क्वेश्चन आपका पेपर टाइट बनेगा तो गारंटी है क्वेश्चन यहीं से छपेगा, ये गारंटी लेता हूं मैं खुद, ठीक है। इसको क्वेश्चन को हमेशा यहाँ से याद रखना कि यहीं से ही पूछा जाता है ज्यादातर, फिर नहीं पूछता है छोटा या कहाँ से आता है, बड़ा कहाँ से आता है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरी बात, एक नोट लिख लेना, नोट बना करके सभी स्वर सघोष या दूसरा नाम घोष होते हैं। इसकी डेफिनेशन व्यंजन चलेंगे तब मैं बताऊंगा, बस इतना याद रखना कि सभी स्वर जितने भी हैं आ से लगाकर अहा तक स्वर कितने होते हैं, 13। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, घोष होते हैं, ठीक है। और दूसरा नोट में डाल लेना है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, जितने भी आ से लगा करके, इसका मतलब मेरा है कि आ से लगा करके कहां तक, पूरा आहा तक कोई भी स्वर पूछ ले तो क्या है, सघोष है। कोई भी स्वर पूछ ले, अल्पप्राण है, महाप्राण है, तो अल्पप्राण है, ठीक है। इसके बाद हम कल आपका चैप्टर होगा व्यंजन आप शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कल आपका चैप्टर होगा व्यंजन आप शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कल आपका चैप्टर होगा व्यंजन आप शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कल आपका चैप्टर होगा व्यंजन आप शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।